हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन, मकर संक्रांति और उत्तरायण सेलिब्रेशन के बाद लोग आराम कर रहे होंगे, बट एक एस्पेरेंट्स के लाइफ में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं होता है, कोई रेस्ट नहीं होता है। और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा नहीं कर रहे होगे, मतलब आप पढ़ाई कर रहे होगे। और यही जो पढ़ाई है, ये आप जो मेहनत है, जो लोगों से आप हट के कर रहे हो, यही बाद में आपको लोगों से ऊपर लेके जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल का जो हमारा टेस्ट था, टेस्ट सीरीज थी सेकंड, उसका सोल्यूशन। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो सारे डाउट्स, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट आज के इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, आपस में बातें कर सकते हो। और ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, जहाँ पे चाहो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। Educating today for better tomorrow. जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइक हैज इंजन कैपेसिटी आज 200 सीसी। इसका मतलब क्या होता है? जो बोलचाल के भाषा में भी आपने सुना होगा, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया होगा, मतलब दूर दूर तक उनका कोई नाता भी नहीं होगा, वो भी कहते होंगे कि हमारा ट्रैक्टर, हमारी गाड़ी, हमारी बाइक इतने सीसी की है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। अगर स्वेप्ट वॉल्यूम को डायरेक्टली मैं देखूं, जैसे वो कहते हैं, तो वो स्वेप्ट वॉल्यूम को नहीं बताना चाहते, वो बताना चाहते हैं कि हमारी व्हीकल का पावर ये है। तो पावर डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है भाई? स्वेप्ट वॉल्यूम से। कैसे स्वेप्ट वॉल्यूम से रिलेटेड होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर सिंपल फॉर्मूला हम लगाएं तो W इक्वल टू क्या होता है? P डेल्टा V। मतलब जितना वॉल्यूम चेंज होगा किसी मीन प्रेशर पे, वही उसका वर्क डन होगा, वही उसका पावर होगा। तो सिंपल चीज। तो यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? बेसिकली जो वॉल्यूम स्वेप्ट हो रहा है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है हमारे टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर के बीच में, वही उसका पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, जिसे लोग डायरेक्टली बोलचाल के भाषा में कहते हैं हमारी व्हीकल इतनी कैपेसिटी की है या इतने पावर की है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन कमर्शियल व्हीकल लेआउट इंजन इज लोकेटेड फॉरवर्ड, रेयर या फिर अंडर फ्लोर। क्यों किया जाता है ऐसा? बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट चेसिस सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट हमारी डिजाइंस होती हैं, और हर व्हीकल की अलग अलग लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। उनकी लोड की जो पोजिशनिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो हम ये ध्यान रख के उसका लेआउट बनाते हैं कि जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो प्रॉपर हो। अदरवाइज व्हीकल हमारी स्पीड में चलेगी, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहेगा, व्हीकल में वाइब्रेशन आएगा, सामान हमारी इधर उधर गिरेगी, अनबैलेंसिंग होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बेटर हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द इंजन में बी रिटेन एज। कैसे लिखा जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम? मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन स्वेप्ट वॉल्यूम से आपसे पूछ लिया। इसका मतलब यही है कि जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चाहे आपको पावर निकालने के लिए दे दिया जाएगा, बोर डायमीटर दे देगा, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए दे देगा, स्वेप्ट वॉल्यूम से रिलेटेड स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है, कुछ भी कंप्रेशन रेशियो पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट किया हुआ है अलग अलग फॉर्मेट में, किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक ही टॉपिक से। तो स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ इंजन में भी रिटेन एज कैसे लिखा जाता है भाई? यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल। ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, ये टीडीसी होता है, एक बीडीसी होता है। इन दोनों के बीच जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बीडीसी माइनस टीडीसी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फ्रेम प्रीफर्ड फॉर द रेयर इंजन ऑटोमोबाइल। कौन सा प्रीफर्ड किया जाता है? नाम भी है इसका बैकबोन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बेसिकली ये प्रीफर्ड होता है, ऐसा नहीं कि केवल यही यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया गया है, प्रीफर्ड होता है ये। और बेसिकली कहाँ पे यूज किया जाता है? आपने देखा होगा कि 95% जो आपके पास व्हीकल होती हैं उनका इंजन फ्रंट में होता है। तो कुछ व्हीकल में बैक में होता है, जैसे स्पोर्ट व्हीकल्स जो होती है ना, स्मॉल कैपेसिटी की छोटी स्पोर्ट व्हीकल जो होती हैं, उसमें आपने देखे होंगे कि इंजन पीछे में होते हैं और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लगा होता है। ये काफ़ी स्टेबल होता है, थोड़ी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वो अलग बात है कि साइड से अगर कोलैप्स करती है, कोलिजन होता है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई सेफ्टी होती नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फॉर अ स्पेसिफिक कंप्रेशन रेशियो। अब ये क्वेश्चन 5 स्टार 10 स्टार जितना देना हो दे लो। मुझे ऐसा लगता है कि 100% आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन आएगा, चाहे वो स्पेसिफिक रेशियो दे दे, सेम रेशियो दे दे, मैक्सिमम रेशियो दे दे। आपसे एक कंपैरिजन पूछ लेगा कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, या फिर ऑर्डर अरेंज करो कम से ज़्यादा में या ज़्यादा से कम में एफिशिएंसी का। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। जहाँ पे वर्ड आएगा मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। सेम कंप्रेशन रेशियो, स्पेसिफाइड कंप्रेशन रेशियो, एट गिवन कंप्रेशन रेशियो, वहाँ पे पेट्रोल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे स्पेसिफाइड कंप्रेशन रेशियो दिया है तो आपका यहाँ पे आंसर होगा या गैसोलीन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चेचिस। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके चेचिस के, और यहाँ पे जो सीट होती है अलग से उसमें इंस्टॉल की जाती है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर चेचिस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो आपकी व्हीकल होती है बेसिकली जो चेचिस या फ्रेम होते हैं उनकी जो फंक्शनलिटी होती है व्हीकल के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना होता नहीं है। अब आप में से कोई कहेगा कि मैं तो व्हीकल ऐसे बना दूंगा, एकदम ऊपर ऐसे कर दूंगा, आगे से खड़ा कर दूंगा ताकि जो ड्रैग फोर्स हो व्हीकल को आगे ही नहीं जाने दो, तो क्या है उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस डिफेक्ट नहीं होगी, इफेक्ट नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। तो ये सारी बकवास की बातें हैं, ऐसा कोई करता नहीं है और ये फिजिकल या लॉजिकल नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं सोचना है। इन शॉर्ट इसका जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 3। ज़्यादा लोग इसको सही किए थे, मतलब काफ़ी लोग इसको सही किए थे, इसलिए मैंने आपको बताया ये। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग इज डन। इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। कन्फ्यूजन आपको क्यों हुआ है? क्योंकि आप जब कभी सुपर चार्जिंग के बारे में पढ़ोगे तो मैक्सिमम जगह यही दिया रहेगा कि ये पावर आउटपुट को इंक्रीज करता है। बट ये ऐड क्यों किया गया था? इसका जो मोटिव था ऐड करने का, पावर को इंक्रीज करना नहीं था। बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे भी हमारी एयर डेंसिटी कम होती है, हमें चांसेज होते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन अमाउंट कम होगी, कंबशन हमारा कंप्लीट नहीं होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, पावर कम हो जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी हमारे व्हीकल की, वहाँ पे हम सुपर चार्जिंग करते हैं। या फिर जैसे कि एरोप्लेन है, ऊपर जाते हैं वहाँ पे तो सुपर चार्जिंग कंपलसरी है। जैसे हाई स्पीड व्हीकल्स हैं वहाँ पे भी सुपर चार्जिंग हम करते हैं। तो सुपर चार्जिंग का मेरा अपना जो मेन मोटिव होता है ये होता है कि हमारी सेम व्हीकल हो, अगर उसमें हम सुपर चार्जिंग कर देते हैं, मतलब रिड्यूस द वेट ऑफ द गिवन आउटपुट, मतलब पावर आउटपुट उसका सेम है, अगर हम ये चाहते हैं इसका वेट कम कर दें, साइज कम कर दें, तो वहाँ पे हम सुपर चार्जर लगा देते हैं। कि सुपर चार्जर से क्या होता है, आपको ऑक्सीजन अमाउंट सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसके वजह से कंबशन आपका कंप्लीट होगा, एफिशिएंसी आउटपुट सब कुछ बढ़ेगा। बस इसका इंटेंशन, ऐड करने का इंटेंशन यही होता है ताकि हम हमारे व्हीकल के वेट को कम कर पाएँ। कौन चलाता है इसको, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ड्राइव है, उस बेसिस पे हम सुपर चार्जर को भी सेपरेट करते हैं, बट मेनली ये क्रैंकशाफ्ट से ऑपरेट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पावर फ्रॉम द इंजन ऑफ रेयर एक्सल ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ। इसमें तो मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों ने इसको सही भी किया है, 75% लोगों ने सही किया है। तो हुक जॉइंट होते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कुछ ही, अगर डिफरेंट डिग्री ऑफ एंगल पे आपको पावर ट्रांसमिट करना होता है तो ये जो आपका ट्रांसमिशन बॉक्स है उससे डिफरेंशियल लाइन जो है उसको कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे ये आंसर सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको फाइंड आउट क्या करना था भाई, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये डाटा आपको एडिशनली दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, इस टाइप की चीज़ें दिया जाता है। और आप देख रहे हो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूमेरिकल क्या पूछा जाएगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जितने टाइम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप करते हो, फंडामेंटल क्वेश्चन, उतने ही टाइम में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता है। जैसे वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी एक्चुअल बटे वी स्वेप्ट, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं तो आप वी एक्चुअल इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, कितना हो जाएगा 0.9, ये आपको दिया गया है, और आपको स्वेप्ट वॉल्यूम भी दिया गया है तो 500, वैल्यू आ जाएगी 450 सीसी। बहुत ही सिंपल, चलते चलते आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ टॉर्क कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल। टॉर्क कन्वर्टर होता क्या है भाई, बेसिकली ये आपका क्लच ही होता है। जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल्स आती है ना, आपको क्लच मैनुअली ट्रांसमिट ना करना पड़े, वहाँ पे हम टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। अब ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम यही होता है कि जब स्पीड लो है टॉर्क को बढ़ा दें, जब स्पीड हाई है टॉर्क को घटा दें, मतलब ये बेसिकली इनका काम होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है इनका, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई द इंजन टॉर्क, तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसको हम फ्लूइड कपलिंग भी कहते हैं ना टॉर्क कन्वर्टर को। और जो क्लच है, टॉर्क कन्वर्टर है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया, आई थिंक 2 से 3 लेक्चर्स हैं पूरे एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल में। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। अगेन बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है कि सेम थर्मल एफिशिएंसी है, सेम थर्मल एफिशिएंसी है, मतलब आपको सिंपली कंपेयर कर लेना है। और चूंकि रिवर्सिबल इंजन है तो बिना सोचे टेम्परेचर में आप एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। क्या होता है, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, वैल्यू दिया गया है आपको इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर टेम्परेचर, वैल्यू आपको दिया गया है कितना 400, हायर टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे क्या है T2, यहाँ कर लोगे T2 का स्क्वायर हो जाएगा। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप देख भी सकते हो, ये 100 ये 100, अंडर रूट लेना है आपको, अगर T2 फाइंड आउट करना है तो 100 बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 का कितना बाहर होगा भाई 2, क्योंकि अंडर रूट लेना है, 4 का कितना होगा 2 होगा, सॉरी ये 4 होगा ये 2 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 800। बहुत ही सिंपल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 800 केल्विन। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन एसआई इंजन एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग विल बी। अगर आप स्पार्क को पहले कर देते हो तो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है आपका नॉकिंग। नॉकिंग क्यों बढ़ाएगा ये हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो क्या होता है, अगर आपकी स्पार्किंग
थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो कहाँ पे होना चाहिए, टॉप डेड सेंटर पे होना चाहिए। जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट हो वहीं पे स्पार्किंग होनी चाहिए और फिर एक्सपेंशन होना चाहिए। अब आप क्या कह रहे हो भाई, एडवांस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्पार्किंग पहले हो जाए, आपका कुछ पिस्टन यहाँ पे पहुंचा रहे तभी स्पार्किंग हो जाए। कुछ 12 डिग्री बेसिकली हम स्टैंडर्ड रखते हैं, 10 to 12 डिग्री, और वो भी इंजन पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्पार्क करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे स्पार्किंग होगी, एक्सपेंशन चालू हो जाएगा। जो एक्सपेंशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये इसको नीचे पुश करेगा और हमारा पिस्टन पहले से ऊपर जा रहा है भाई। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ से, तो आपकी टेंडेंसी जो होगी नॉकिंग की वो बढ़ जाएगी। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि अगर नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ रही है भैया तो हम एडवांसिंग कर ही क्यों रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं। एडवांसिंग करने का फायदा ये होता है कि कंबशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलेगा कंबशन के लिए, आपका कंबशन कंप्लीट होगा। बहुत जल्दी कंबशन करोगे तो पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, पोल्यूशन तो बढ़ेगा, उसके साथ आपकी इंजन की एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइज होगी। इसलिए हम एडवांसिंग करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा मिले, कंबशन कंप्लीट हो। तो एडवांसिंग भी हमको करना है क्योंकि उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, और ध्यान रख के करना है क्योंकि हमारा नॉकिंग भी बढ़ रहा है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 12 डिग्री के आसपास हम इन जनरल रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। व्हाट विल हैपन इफ द पेट्रोल इंजन इज यूज्ड इन द डीजल इंजन। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बुक्स के कटिंग भेजे कि यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है, आप कैसे बता रहे हो ये ऑप्शन होगा। तो पहले फंडामेंटली डिस्कस करते हैं, फिर बुक में ऐसा क्यों दिया गया है मैं आपको ये भी बता दूंगा। इससे पहले मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है उसके फंडामेंटल पे, क्या हो सकता है पेट्रोल को डीजल में डालें, डीजल को पेट्रोल में डालें, तो फंडामेंटल क्या हो सकता है और हमारा फंडामेंटल गलत है क्या, वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सब्र के साथ आप सुनिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल इंजन को डीजल इंजन में डालें। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल का होता है कुछ 280-300 के आसपास, ठीक है, 300 डिग्री। और यहीं पे डीजल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है कुछ 200 के आसपास, 210। ये अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैं ऑटो इग्निशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता नहीं है, कंप्रेशन होता है, और फिर हम ऐसी सराउंडिंग बना देते हैं कि हमारे डीजल का जो कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, और एक बार इग्नाइट होगा तो कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऑटो इग्निशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि फंडामेंटली अगर हम देखें तो कोई इंजन डिजाइन है 200 डिग्री तक टेम्परेचर अचीव करने के लिए, या मान लो 200, 210, 250, 260, 270 कि वहाँ पे डीजल इग्नाइट हो जाए। डीजल इतने टेम्परेचर पे इजीली इग्नाइट हो जाएगा। अब वहाँ पे हम पेट्रोल डालते हैं तो फंडामेंटली ये पेट्रोल वहाँ पे इग्नाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि बुक में तो यही आंसर दिया है, तो मतलब यहाँ पे फंडामेंटली अगर हम डिस्कस करें तो हमारा इंजन रन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का जब इग्निशन नहीं होगा, पावर सप्लाई ही नहीं होगी, तो रन कैसे होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्या बुक वाले बेवकूफ़ हैं जिन्होंने ये आंसर दिया हुआ है कि हायर नॉकिंग होगी और इंजन आपका चलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, चलेगा। आप लोग देखो पिछली बार जब मैंने डिस्कस किया था तो वहाँ पे लोगों ने बताया था, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो रीज़न क्या होता है ये आंसर देने का, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में इन जनरल जो हमारा डीजल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो केवल 200 डिग्री या 300 डिग्री तक नहीं होती है। जो हमारे डीजल का रेंज होता है कंप्रेशन के बाद जो वहाँ पे प्रेशर होता है वो कुछ 29 डिग्री से लेके 44, प्रेशर जो होता है 29 बार से लेके 44 बार के आसपास, वो डिपेंड करता है हमने कितना कंप्रेशन रेशियो रखा है, इंजन की साइज़ क्या है उसके हिसाब से। अब इस पे जो यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता है वो कुछ होता है 600 डिग्री से लेके 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। फिर आप कहोगे कि बेसिकली अब तो इसमें पेट्रोल बर्न होगा ही होगा क्योंकि इसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ये ज़्यादा है। फिर ऑप्शन आपका ये सही होना चाहिए। बट मान लीजिए चूंकि ये डीजल इंजन है, अब ऐसा तो नहीं डीजल इंजन आप इसी को कोई कम कैपेसिटी का डीजल इंजन बनाए जहाँ पे ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो तो वहाँ पे ये पेट्रोल बर्न नहीं होगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हमारा इंजन रन नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं क्योंकि हमको मीन टेम्परेचर भी बढ़ाना होता है। हमारे कंबशन का मीन टेम्परेचर बढ़ेगा, मीन टेम्परेचर पे हीट एडिशन बढ़ेगी, तभी हमारे यहाँ पे क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जितने हाई टेम्परेचर पे आपको एनर्जी अवेलेबल होती है उतना ही अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ती है, इनरिवर्सिबिलिटी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमको टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है, मीन टेम्परेचर पे हीट एडिशन करना पड़ता है ताकि हमें अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा मिले, हमको वर्क आउटपुट ज़्यादा मिले। इसलिए प्रैक्टिकली हम देखें तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही होगा, बर्निंग होगी, नॉकिंग होगा बेसिकली वहाँ पे, बट बर्निंग तो होगी, गाड़ी भी चलेगी, भले वो वाइब्रेट करके चले। अब आपके मन में सवाल आएगा कि तो फिर अगर एग्जाम में आता है तो हम ऑप्शन कौन सा सही करें।
अब एग्जाम में मेरे हिसाब से अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम अगर बुक वालों ने यही प्रीफर किया है तो जो लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं वो भी वही कहीं से उठाएंगे। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करता नहीं है, फिर आप क्लेम करते फिरोगे कि फंडामेंटल ये कहता है, आपने ये कैसे कर दिया। तो ठीक है, प्रैक्टिकल भी कुछ और कहता है, तो आप ये वाला सही करोगे, ठीक है, आप ये वाला सही करोगे। बट रीजन क्या है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल क्या चल रहा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अब्सेंट इन सीआई इंजन, कौन सा अब्सेंट होता है? कार्बोरेटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो गलत सेलेक्ट हो गया था। द मेन पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इन द इंजन कूलिंग सिस्टम इज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट किया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थर्मोस्टेट करता क्या है? थर्मोस्टेट बेसिकली क्या करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे इंजन का मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसका फंक्शन यही होता है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से हमको नुकसान होने वाला है। अगर कम हो जाएगा हमारा इंजन वार्म अप ही नहीं होगा भाई, बार बार फ्यूल बर्न हो रहा है और हमारा इंजन वार्म होने में चला जा रहा है, फ्यूल जो है वो बेसिकली डायरेक्टली आउटपुट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, तो हम तो वही करते रह जाएंगे कि रेडिएटर हीट निकाल रहा है और हम एक तरफ से फ्यूल बर्न करके हीट दे रहे हैं। तो कम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया अगर, तो वो भी किसी मटेरियल का बना है, वहाँ पे भी प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है, ब्लास्टिंग के चांसेज हैं, सॉफ्टन होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, थर्मल स्ट्रेस आने के चांसेज है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। अब होता क्या है, इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए रेडिएटर से कंटिन्यूसली कूलेंट फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर इसका जैसे ही कम हुआ हमारे इंजन का, ये क्या करता है, हमारे कूलेंट को कट डाउन कर देता है और कूलेंट फ्लो करना बंद कर देता है। फिर इसका टेम्परेचर, हमारे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है और फिर से उस टेम्परेचर पर पहुंचता है, तो फिर से ये क्या करता है, हमारे लाइन को कनेक्ट कर देता है और फिर से फ्यूल बनना चालू हो जाता है और हीट रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डीजल इंजन हैज एक्सेसिव ब्लैक स्मोक व्हेन स्टार्ट इन द मॉर्निंग, विच ऑफ दिस कुड बी कॉजेस, कारण क्या हो सकता है उसका? तो कारण यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है, अ बैड फ्यूल इंजेक्टर। एक रीजन और है, बट वहाँ पे एक्सेसिव ब्लैक स्मोक नहीं आता है। पहले से क्या होता है कि हमारे कुछ वहाँ पे ऑयल्स होते हैं और स्टार्ट जब हम करते हैं उस टाइम पे आपको पता है रिच मिक्सचर चाहिए होता है। क्यों रिच मिक्सचर चाहिए होता है भाई? क्योंकि हमारी जो व्हीकल होती है उसका पूरा इंजन ठंडा होता है, तो हमको एक मिनिमम टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से आएगी? पेट्रोल या डीजल जो भी व्हीकल आप यूज करें फ्यूल से आएगी। तो आपको एक्सेसिव फ्यूल चाहिए होता है स्टार्टिंग के लिए, इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग में रिच मिक्सचर चाहिए होता है, तो उसके वजह से भी आपका थोड़ा ब्लैक स्मोक आता है। बट यहाँ पे एक्सेसिव ब्लैक स्मोक है, इसका मतलब आपका इंजेक्टर प्रॉपरली फ्यूल सप्लाई नहीं कर पा रहा है जितना रिक्वायर्ड है, इसलिए वहाँ पे जो बर्निंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। फिर बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी तो CO2 की जगह पे क्या आएगा? CO आएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस लाइक यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये प्रोसेस किससे बिलोंग करते हैं? आपके ऑटो साइकिल से। बहुत ही सिंपल है, ये सारे लोगों को आना चाहिए, इतनी सिंपल क्वेश्चन है। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ एयर सिलेंडर डीजल साइकिल हैविंग फिक्स कंप्रेशन रेशियो विथ इंक्रीजिंग द कट ऑफ विल बी। अब भैया फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप एक बार फॉर्मूला दिखो तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई R⁻ गामा-1, ये आपका कंप्रेशन रेशियो है। यहाँ पे ये आपका कट ऑफ रेशियो है -1 डिवाइडेड बाई गामा-1, ये होता है फॉर्मूला, ये आपकी कट ऑफ रेशियो है। अब आप कह रहे हो आप कट ऑफ रेशियो को बढ़ा रहे हो, नहीं, ये तो बोल रहे हैं आप इंक्रीजिंग द कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो बढ़ाओगे नॉमिनेटर पूरा बढ़ जाएगा, नॉमिनेटर बढ़ेगा, ये पूरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी, 1 में से जितना ज़्यादा माइनस होगा यही एफिशिएंसी के बराबर होता है, उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करेगी। सिंपल क्वेश्चन था ये। एग्जॉस्ट गैस लीक इनटू द कूलिंग सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू बी द डिफेक्टिव। कुछ भी हो सकता है, अब हेड तो टूटेगा नहीं, हेड नहीं टूटेगा तो चांसेस क्या हैं, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस क्या हैं कि जो सिलेंडर हेड गैस्केट होते हैं जो बेसिकली लीक प्रूफ प्रोवाइड कराते हैं कि वहाँ पे लीक ना हो चीज़ें, तो वो अगर ब्रेक डाउन हो गया होंगे तो उसके वजह से क्या होगा, क्रैक्स हो गए होंगे, ब्रेक डाउन हो गए होंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, लीकेज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द पिस्टन बिलो द रिंग इज कॉल्ड, इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है भाई, ये स्कर्ट कहलाता है। इसका फंक्शन भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो क्या करते हैं, ये ग्रू होता है इसमें, जो पिस्टन ऑयल रिंग या फिर कंप्रेशन रिंग उनका ग्रू होता है, और थोड़ा सा स्पेस भी प्रोवाइड कराते हैं ये कूलिंग के लिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो स्कर्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द थियोरेटिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट कई बार पूछता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि थियोरेटिकली करेक्ट क्या है, मतलब स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। अब ये आपको डिफरेंट कंडीशन में आपसे पूछता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेटिंग के लिए क्या चाहिए, डीएक्सेलरेटिंग के लिए क्या चाहिए, अप या डाउन द व्हील, इस टाइप की कंडीशन देके भी आपको पूछता है कि कौन सा एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में भी मिस्टेक हुआ था, बट नेवरदलेस जो सबसे क्लोज ऑप्शन था वो यही है, 25 इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या पूछा है? इंजन वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर दिया गया है और हीट सप्लाई दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या? आउटपुट वर्क डन। तो सिंपल, अगेन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 600। दूसरा फॉर्मूला भी होता है ना भाई, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट इनपुट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई ये 50 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W ये 25 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। तो क्लोज ऑप्शन क्या है? 30 है। अब यहाँ पे 25 भी दिया जा सकता था, इतना डिफरेंस तो नहीं देते हैं एग्जाम में, बट बहुत बार आपने एग्जाम में देखे होंगे कि एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया रहेगा, आपको क्लोज ऑप्शन चूज करना रहता है। वो इसलिए वो जानबूझ के दिया गया रहता है, ऐसा नहीं उनसे गलती हो गई रहती है, वो जानबूझ के देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वहाँ पे आपको क्लोज ऑप्शन चूज करना होता है। हालांकि यहाँ पे मैंने मेंटेन भी किया है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको दूसरा कोई चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर आपने गलत सॉल्व नहीं किया है तो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द इंजन इज 360, स्ट्रोक वॉल्यूम इज गिवन टू यू, द कंप्रेशन रेशियो। भाई अब कंप्रेशन रेशियो बहुत ही सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हो। CR इक्वल टू क्या होता है? VT डिवाइडेड बाई VC। अब आपको जो V मतलब टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको दिया गया है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम दिया गया है और इंजन का वॉल्यूम दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लियरेंस वॉल्यूम मिल जाएगा। इंजन वॉल्यूम कितना है भाई? 360 है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है आपका? सॉरी, क्लियरेंस वॉल्यूम आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 330, तो ये 30 हो जाएगा, मतलब 360 डिवाइडेड बाई 30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो बहुत ही सिंपल, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो न्यूमेरिकल हैं, बस डाटा चेंज किया गया है, ये न्यूमेरिकल किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। द डिवाइस फॉर द स्मूथिंग आउट द पावर ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया, और आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि इस टाइप के आंसर को आप सही करो, गलत करने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो फ्लाईव्हील यहाँ पे ऑप्शन है। फ्लाईव्हील क्या करती है भाई? क्योंकि आपके जो अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो बाकी जो 3 स्ट्रोक्स होते हैं वो तो बेकार ही होते हैं बेचारे, काम धंधा है नहीं, दूसरे से पावर चाहिए तो उनको पावर कौन देता है? पावर स्ट्रोक देता है। अब पावर स्ट्रोक में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो जाता है, बाकी स्ट्रोक में पावर होता नहीं है, तो वो पावर कहाँ पे जाएगा? फ्लाईव्हील स्टोर करती है, जब जरूरत पड़ती है इनको सप्लाई करती है। अब फ्लाईव्हील से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि डीजल इंजन मतलब CI और SI इंजन में किसके पास बिगर फ्लाईव्हील होती है, तो किसके पास होनी चाहिए भाई? डीजल इंजन। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, ज़्यादा कंप्रेस करने की जरूरत है, तो जो सेकंड स्ट्रोक है उसमें ज़्यादा पावर चाहिए, पावर उसको देता कौन है? फ्लाईव्हील देती है। जब ज़्यादा पावर चाहिए तो बड़ी फ्लाईव्हील चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है 4 स्ट्रोक में बड़ा फ्लाईव्हील चाहिए, 2 स्ट्रोक में, बहुत ही सिंपल। 4 स्ट्रोक में भाई जहाँ पे ज़्यादा लोगों को पावर सप्लाई करना है, वहाँ पे पावर ज़्यादा एब्जॉर्ब रहेगा तभी तो सप्लाई करेगी। 4 स्ट्रोक में 3 स्ट्रोक्स को करनी है, 2 स्ट्रोक में 1 को करनी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बार कंपेरिजन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ कैम इज ट्रांसफर टू द वॉल्व थ्रू। कैम बेसिकली क्या करता है? आपके वॉल्व को ऑपरेट करना है, कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, काम किसका है? कैम का काम है। किसके थ्रू होता है भाई? ये यहाँ पे आप देख लो, ये आपका कैम सॉफ्ट है, ये आपका कैम है, और इस तरीके से ये रॉड के थ्रू ये आपके जो रॉकर आर्म है उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे लोगों को सही देना चाहिए था, और इस टाइप की चीज़ें आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच टू द ऑटो साइकिल कब अप्रोच करेगी भाई? जब आपका कट ऑफ रेशियो 0 को अप्रोच करेगा, उस टाइम जो एफिशिएंसी होगी वो हमारे डीजल साइकिल ऑटो साइकिल को अप्रोच करेगी। आप फॉर्मूला लिख के देख सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसका फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन द इंडिकेटेड पावर टू फ्रिक्शन पावर एंड ब्रेक पावर। अब देखिए ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो फ्यूल आता है, तो वहाँ पे कौन सी एफिशिएंसी आती है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि फ्यूल कम आया, जितना वॉल्यूम शेफ्ट हुआ उतना आया नहीं आया, तो वहाँ पे चूंकि कम ज़्यादा आ सकता है, इसलिए हम एक एफिशिएंसी निकालते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके बाद क्या होगा? कंबशन होगा। अब कंबशन में जितना कंबशन 1 लीटर पेट्रोल या डीजल बर्न होने के बाद जितना एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी उतना हुई कि नहीं हुई? कम ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकती, कम हो सकती है, तो कम होने के चांसेस हैं, इसलिए वहाँ पे एक एफिशिएंसी आएगी। कौन सी एफिशिएंसी? थर्मल एफिशिएंसी। तो हम निकालते हैं थर्मल एफिशिएंसी। उसके बाद जितना वहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी है, जितना थर्मल पावर है, इंडिकेटेड पावर है, वो ब्रेक पावर में गया कि नहीं? क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि वहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके कुछ इनर्शिया है, वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है, उसमें कुछ लॉस होंगे, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक पावर। तो बहुत ही सिंपल रिलेशन है, इंडिकेटेड पावर कुछ फ्रिक्शन पावर में लॉस हो गया और बाकी जो जाएगा वो ब्रेक पावर में जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगेन आइडियल साइकिल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हीट ट्रांसफर प्रोसेस। क्या होता है भाई? डुअल साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसको तो किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए था भाई। ये क्या कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सा रिवाइज करो चीज़ों को ढंग से।
द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर ऑफ आईसी इंजन, ब्रेक पावर है डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर है, क्या होना चाहिए भाई, मैकेनिकल एफिशिएंसी। बीच में कौन सा लॉस हुआ, फ्रिक्शन लॉस या फिर इनर्शिया लॉस, या नहीं दोनों, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस मेजर होता है, इनर्शिया लॉस बहुत ज्यादा होता नहीं है, फ्रिक्शन लॉस होता है बेसिकली, तो हम फ्रिक्शन लॉस को वहां पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कूलेंट टू द एयर रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे पहले कंडक्शन हुआ होगा, बिल्कुल। आप जो कूलेंट है इनसाइड द ट्यूब्स होगा, तो ट्यूब की जो वॉल होगी वहां तक तो क्या होगा, कंडक्शन ही होगा। हाँ, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेजर अमाउंट ऑफ हीट है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो वो होती है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू। मैक्सिमम निग्लेजिबल अमाउंट होती है आपके कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आपका सी करेक्ट होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है प्राइमरी फंक्शन, इसका मतलब सिंपल है कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके कूलेंट के फंक्शन हैं। प्राइमरी फंक्शन हम कूलेंट यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो वियर होगी, क्योंकि जो दो मेटल्स हैं अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, कोई भी दो सॉलिड है उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन लॉस होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं भाई, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं। अब ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है कूलिंग भी प्रोवाइड कराता है, हाँ बिल्कुल कराता है, बट उसका मेजर फंक्शन नहीं है। प्रोवाइडिंग स्केलिंग ये भी बिल्कुल कराता है, सील करता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और प्रोवाइडिंग द क्लीनिंग, क्लीनिंग भी करता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, बट मेजर ऑप्शन क्या होता है आपका, प्राइमरी ऑप्शन क्या होता है, वो वियर को रिड्यूस करना। सीक्वेंस ऑफ द कूलेंट सर्कुलेशन इन द इंजन कूलिंग सिस्टम कैसे होगा भाई, पहले पंप में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, हेड, रेडिएटर, इसी तरीके से जाएगा कूल करते हुए, पंप से निकल के ब्लॉक को कूल करते हुए, हेड से निकलते हुए आपके रेडिएटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल, काम क्या होता है भाई, ट्रांसमिशन हम लगाते ही क्यों है, हमको स्पीड कम ज्यादा करनी है, स्पीड कम ज्यादा करनी है तो टॉर्क को कम ज्यादा करना पड़ेगा भाई। पावर सप्लाई अगर उधर से आ रही है तो टॉर्क और स्पीड भी डिवाइड होगी, तो स्पीड ज्यादा तो टॉर्क कम, टॉर्क ज्यादा तो स्पीड कम, तो यही काम करता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लार्ज द स्टीयरिंग एंगल द टर्निंग सर्कल विद स्मॉल, देखो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आप फील भी कर सकते हो, ये आपका आउटर और इनर व्हील का स्टीयरिंग एंगल है, तो यहाँ पे देखो जितना ज्यादा होगी उतनी आसानी से आपका व्हीकल टर्न आउट हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम रूम इन द इंजन कंपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड विथ, कौन प्रोवाइड कराएगा भाई, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, काफी सारे लोगों ने इसको भी आंसर किया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो ये बेचारा खुद ही कम स्पेस ले रहा है, तो ज्यादा स्पेस आपके लिए बचेगा, करेगा क्या, ये बनाने में ही ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो ज्यादा स्पेस आपके लिए कैसे बचेगा, तो बहुत ही सिंपल, ये सही है। अब हर किसी का अपना अपना एडवांटेज होता है, इसमें नेगेटिव कैम्बर होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये थोड़ा स्पेस कम लेता है तो इसको हम फ्रंट में बेसिकली यूज करते हैं, व्हीकल को स्ट्रेट रखता है ये, तो सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। एनाटॉमी में हमने डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया, एक एक पार्ट को हमने व्हीकल के डिस्कस किया हुआ है, कि उनका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, ये सारी चीज़ डिस्कस किया हुआ है। इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ लीफ स्प्रिंग जिंक लाइनर यूज क्यों करते हैं भाई, क्योंकि देखो दो मोटे मेटल हैं, आपने लीफ स्प्रिंग देखे होंगे, मेटल की स्ट्रिप्स बेसिकली चिपकाई गई होती हैं, एक के ऊपर एक लगाई गई होती हैं, तो उनके बीच में चूंकि रिलेटिव मोशन होगा, चांसेस हैं लोड आएगा तो चूचू चूचू की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो इसके लिए हम वो चूचू चूचू की आवाज़ ना आए तो चूचू की आवाज़ बंद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ द ट्यूबलेस टायर, ये सारे एडवांटेज हैं, ऑलरेडी हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिस्टम फ्रॉम फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट इग्निशन सिस्टम, तो मोस्ट एक्यूरेट कौन होता है, कोई भी सिस्टम आप कंपैरिजन कर लो, अगर मैकेनिकल सिस्टम है, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के इतना एक्यूरेट नहीं होता है, उतना सेंसिटिव नहीं होता है, जो रिस्पांस टाइम होता है मैकेनिकल सिस्टम का हमेशा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, एक्यूरेट नहीं होता मैकेनिकल सिस्टम, एरर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कहीं पे भी देख लो, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम और उसी टाइप के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका ज़्यादा एक्यूरेट होगा। द एनर्सिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द क्लच, किसी भी रोटेटिंग पार्ट की जो एनर्सिया होती है वो हम कम रखने की कोशिश करते हैं। अगर क्लच की एनर्सिया ज़्यादा है भाई तो इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, मतलब स्मूथ नहीं होगा, आपको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा उसको इंगेज डिसएंगेज करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिनिमम रखते हैं ताकि वियर भी कम हो, प्रॉपर इंगेजमेंट हो, अलाइनमेंट से सही हो। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की, ये सारे ध्यान में आपको रखने होते हैं, ये वाला नहीं, बाकी सारे ध्यान में रखने होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, विस्कोसिटी। अब चूंकि ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, आपको क्या ध्यान रखना है भाई, फ्लूइडिटी अच्छी होनी चाहिए यार, इसको मतलब कोने कोने तक पहुंचना है, अगर कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा तो हर पार्ट को लुब्रिकेट कैसे करेगा, विस्कोसिटी भी मैटर रखती है।
अब विस्कासिटी है, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो भाई बर्न आउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, डालते ही बर्न आउट हो गया, क्या लुब्रिकेट करेगा वो बेचारे, खुद के पास कुछ शक्ति नहीं, दूसरे को शक्ति कहाँ से प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है और बेसिकली इसके स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच, इसमें से कौन सा भाई, फ्लूइड क्लच ना यार, फ्लूइड क्लच क्या है, फ्रिक्शन क्लच नहीं है, वहाँ पे वो फ्लूइड से ऑपरेट होते हैं, बाकी सारे कैसे ऑपरेट होते हैं, फ्रिक्शन से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कंप्रेसर एयर इज यूज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ पे एयर सस्पेंशन में यूज करेंगे, जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें उसके हिसाब से, तो एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है, वहाँ पे हम एयर को कंप्रेस करके यूज करते हैं। अगर नहीं कंप्रेस करके करोगे तो क्या होगा, जो पावर आप मतलब जो लोड आएगा वो कंप्रेशन में चला जाएगा, तो आपको स्मूथ वाइब्रेशन, स्मूथ सस्पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको जर्क मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू वैल्यू ऑफ द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो, डुअल, डीजल, मैं कह रहा था इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम में देगा तो मैक्सिमम ये आगे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, सबसे नीचे ये चले जाएंगे, और चूंकि ये सेम में दिया है या स्पेसिफाइड में दिया है तो सबसे आगे आपका ऑटो रहेगा, फिर डुअल, फिर डीजल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक साइकिल एसआई इंजन द कैम शाफ्ट रन एट, भाई हाफ ऑफ स्पीड, क्यों, क्योंकि 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक में क्या होगा, 2 बार वाल्व ओपन होता है आपका, और क्रैंक शाफ्ट तो चलती रहेगी, जो कैम शाफ्ट है उसको वाल्व को ऑपरेट करना होता है, तो 2 ही बार ऑपरेट करना होता है, तो उसके हाफ स्पीड से वो चलेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है। इन केस ऑफ द रिजिड फ्रंट एक्सल, मेन एक्सल बीम इज कनेक्टेड टू द स्टब, ये बहुत ही सिंपल है, आप देख लो डायग्राम, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये है आपका स्टब, ये है आपका फ्रंट, और ये है आपकी किंग पिन, तो इससे ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आइडियल एंड लो स्पीड ऑपरेटिंग, कौन सा होगा भाई, रिच मिक्सचर। मैं पहले भी कहा आपको डिफरेंट केस में, यहाँ पे मैंने एक केस दिया है, बट आपको सारी केस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों रिच मिक्सचर चाहिए, क्यों लीन चाहिए, क्या रीजन होता है, फायदा नुकसान, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियोज़ में, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे रिच मिक्सचर चाहिए आपको स्टार्टिंग के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर सेम पावर एंड सेम स्पीड द फ्लाईव्हील ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन, मैंने पहले आपको बताया था 4 स्ट्रोक में बड़ा चाहिए और 2 स्ट्रोक में छोटा चाहिए, डीजल में बड़ा चाहिए, पेट्रोल में छोटा चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द गैसियस फ्लूइड आर डिटरमाइंड बाय द, तो जंग कैलोरीमीटर से हम गैसियस का करते हैं, हाँ ये भी हीट वैल्यू या फिर कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ही होता है, बट सॉलिड और लिक्विड में हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। और मुझे लगता है आपने इंजीनियरिंग किया भी है और लैब में आपको ये मिला भी होगा, अगर वर्किंग होगा तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लुब्रिकेटिंग ऑयल इज कैरिड इन द सेपरेट टैंक, भाई एक अलग से टैंक होता है, तो ये होता है ड्राई सम्प में, बाकी सब में क्या होता है, इंजन के नीचे ही हम जो ऑयल होता है उसको स्टोर कर लेते हैं और वहीं से लुब्रिकेट करते रहते हैं, तो इसलिए ड्राई सम्प जो होता है उसमें हम सेपरेटली टैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।